अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। तो मैं अपने ज़ौक टीवी पे कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूं। तो आज एक नई सीरियल शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा काम की बात। तो आज पहली काम की बात की मैं आपको एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। अच्छा, ये काम की बात एक्चुअली है क्या? काम की बात वो है जो हमने चलते फिरते मुआशरे में देखते सीखी। तो यूट्यूब एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का, लर्न करने का, सीखने का। जब हम एक कोई मिसाल देते हैं ना किसी पे जो बीती है, या जब किसी ने सीखी है, तो वो किसी के लिए कहीं ना कहीं वो रेफरेंस बन जाती है। जब रेफरेंस बन जाती है तो उसका ये मकसद होता है कि वो एक जो सा है ना उसकी एक वैल्यू बन गई है। तो अच्छी चीज़ को शेयर करना जो सा है ना, ये एक सदका है। ठीक है, अच्छी इल्म को शेयर करना भी एक सदका है। तो आज की जो बात है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये मुझे सुनाई थी बात मेरे ब्रदर इन लॉ ने। तो ब्रदर इन लॉ जो से है मेरे जावेद भाई, उन्होंने मुझे ये बात सुनाई थी। तो मगर इसमें हमारे कल्चर से रिलेटेड ये बात है, बहुत प्यारी है। अगर इसको गौर से सुने, पहली बात तो ये है कि छोटी सी बात करता चाहूँ, एंड पे कहनी चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मजीद मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता जाऊँगा। जहाँ से मुझे कोई अच्छी नॉलेज वाली बात मिलेगी तो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो बड़ी हौसला अफजाई के लिए अपने चैनल को ये ज़रूर जो है वो लाइक करना है और इसको वीडियो को शेयर भी करना है। तो आज की जो काम की बात है वो ये है कि एक बंदा है। तो एक एक बंदा था, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, पुराना दोस्त था। तो उनकी दोस्ती बड़ी चली, बचपन में वो दोस्त रहे। मगर तो आपको पता है कि दोस्तियाँ चलती हैं, हमारी ज़िंदगी में भी होगा, आपकी ज़िंदगी में भी आया होगा कि दोस्तियाँ चलती हैं, मगर वो सदा नहीं रहती। सदा रहती हैं। आजकल मोबाइल का दौर है कि हम एक दूसरे के साथ टच रह सकते हैं, मगर फिर भी वक्त अब इतना कीमती हो गया कि अब हमारे वो दोस्त जिनके साथ हम खाते पीते बचपन में उठते बैठते थे, आज उनसे भी बात करने के लिए हमारे पास महीना महीना में 1 मिनट नहीं मिलता। ठीक है ना? तो ये मजबूरियाँ बन गई। तो ऐसे ही ये पुराने वक़्त की बात है कि 2 दोस्त, उनका बचपन इकट्ठा गुज़रा, बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा, बड़ी एक-दूसरे के साथ वादे भाइयों की तरह ज़िंदगी गुज़री। मगर हालात ऐसे हो गए कि एक को किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ा, वहाँ जाके उसको बिज़नेस करना पड़ा, दोनों में यानी जुदाइयाँ आ गईं। तो वहाँ जाके जी उसने अपना काम-शाम चलाया। एक जो दोस्त था वो यानी इसी मुल्क में था, सपोज़ हम ले सकते हैं, जैसे एक पाकिस्तान में सेटल था और एक इंग्लैंड में जाके सेटल हो गया। तो ऐसे हुआ कि वक़्त गुज़रता गया, टाइम गुज़रता गया। कभी-कभी एक दूसरे की याद आती, तो वो किसी न किसी राब्ते के ज़रिए, या पुराने ज़माने में किसी के ज़रिए पैगाम भिजवा देते। मगर दोस्ती जौन-सी थी उनके दिलों में ज़िंदा थी, मगर टाइम और फासलों ने दूरियाँ पैदा कर दी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो यहाँ का दोस्त था उसका, यानी कि जो पाकिस्तान का दोस्त था, उसको कहीं जाने का इत्तेफ़ाक हुआ इंग्लैंड में। तो उसने जाके जी इंग्लैंड में गया, अपने दोस्त से मिला, उसने बड़ा पुरजोश वेलकम किया, बड़े खुश हुए। अच्छा, एक बात और मेंशन करता चलूँ कि इस दौरान उनकी शादियाँ हो चुकी, उनकी बीवियाँ भी थी, उनके बच्चे भी हो चुके थे, यानी वक़्त काफ़ी गुज़र चुका था, मगर दोस्ती बहुत पुरानी थी बचपन से। तो खैर वो जब गया तो उसने बड़ा वार्म वेलकम किया। वार्म वेलकम करके उसने खिलाया-पिलाया, सैर-शैर कराई, बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रा। उसने कहा यार मैंने तो चलो अपना वक़्त गुज़ारा, बच्चों से मिलवाया, बच्चों ने भी उसे चाचा-चाचा कहा, बीवी से मिलवाया, बीवी से उससे भाईजान कह के बुलाया। बड़ी यानी बड़ी रिस्पेक्ट और बड़ी इज़्ज़त जैसे हमारे कल्चर में है। तो बड़ी रिस्पेक्ट दी और बड़ी इज़्ज़त दी। खैर ऐसे वक़्त गुज़रता गया। तो 1, 2, 3 दफ़ा जो-सा था, जो इधर वाला दोस्त था उसका जाने का चक्कर हुआ। 3-4 दफ़ा जब वो गया है तो तीनों 4 दफ़ा उसने बहुत प्रोटोकॉल दिया, बहुत इज़्ज़त दी, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। खैर वक़्त गुज़रता गया। अब उसने कहा यार मैं तो इतनी दफ़ा आ गया हूँ, तुम एक दफ़ा भी नहीं मेरे पास आए। ठीक है, तो तुम भी मेरे पास आओ। उसने कहा अच्छा यार कभी कोई चक्कर लगा तो ज़रूर, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपकी तरफ से चक्कर लगाएंगे। जैसे हम कहते हैं जैसे कोई हमारा दोस्त अगर कराची में है, फर्ज करो सपोज, वो दावतें तो देता है, मगर हमें पता है कि कराची आने जाने का खर्चा और ऊपर से टाइम मैनेज करना, ये सारा कुछ करना कोई इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए फिर हम सोचते हैं कि अच्छा यार कभी ना कभी कोई काम पड़ेगा तो स्पेशली फिर उस बंदे को भी मिल के आएंगे। और ये बात नेचुरल है कि जब हम किसी ऐसे शहर में जाते हैं जहाँ हमें काम पड़ जाए और वहाँ हमारा कोई अपना दोस्त जानने वाला रहता हो जिसके साथ हमारा कुछ टाइम गुजरा हो, तो हमारी यानी कि ना ख्वाहिश अंदर पैदा होती है कि जाओ यार उससे मिल के ही आना है यार, अब मौका तो मिल गया तो क्यों ना उससे मिल के भी आए। तो ऐसा ही हुआ। तो खुदा की करनी ऐसी हुई कि जो दूसरा दोस्त था, जो पहला तो जो था वो 4-5 विजिट कर चुका था, बड़ी उसकी आओ भक्त हुई थी। तो अब जो एक था ना, उसका जो सा है वो उसका भी आने का इत्तेफाक हो गया उसके शहर में, अपने दोस्त के शहर में। अब वो आया, उसने भी सेम उसी तरह प्रोटोकॉल दिया, उसने अपनी बीवी से बुलवाया, उसने अपने बच्चों से मिलवाया, बड़ी रिस्पेक्ट दी, बड़ी इज्जत दी, खाने खाए, सैर करवाई। तो इसी दौरान वो चला गया। जब वो चला गया तो उसकी जो सी वाइफ थी, वो उसको अचानक कहीं उसने ना कहीं अपना जेवर रखा हुआ था। तो उसी दिन उसको भी जेवर की ज़रूरत पड़ गई। तो उसने अपना जेवर ढूंढना शुरू कर दिया। अब वो दोस्त तो चला गया, अब उसने जेवर ढूंढना शुरू कर दिया। खुदा की करनी ऐसी हुई कि वो जेवर जो सा है वो नहीं मिला। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह जेवर मिल जाए। जब जेवर नहीं मिला ना तो उसने अपने खामन से कहा कि जो तुम्हारा दोस्त आया था ना, वो हमारे घर जो रह के गया है, 2-4 दिन रह के गया है, तो यकीनन उसने वो चोरी की है।
वो जेवर चुरा के ले गया। अब ये जो बात थी, एक बड़ी खतरनाक बात कर दी उसकी वाइफ ने कि ये उसने कहा ये तुम क्या कह रही हो, मेरा जो दोस्त है, मेरा मेरा 30-35 साल हमारा ताल्लुक है, हम बचपन में इकट्ठे रहे, हमारी इज्जत रिस्पेक्ट रही, शादियां होगी, बड़े हो गए, और मैं इतनी दफ़ा उसके पास गया हूँ, उसने हमेशा मेरी रिस्पेक्ट की है, हमेशा इतने दूर शहर में होते हुए मेरी इज्जत की है, उसके बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बीवी मेरी रिस्पेक्ट करती है, उसके खानदान वाले मुझे जानते हैं कि मैं इसका दोस्त हूँ, वो इस तरह का काम कैसे कर सकता है? उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। जेवर जो सा है मैंने फलानी जगह रखा था, उसने कहीं कह दिया, यानी याद उसे भी नहीं था, मगर उसने अंदाजन कहा कि जी यहाँ मैंने इस एरिया में रखा था, मगर यहाँ तुम्हारा दोस्त भी घूमता फिरता रहा। यकीनन उसने चोरी की और वो जेवर लेके चला गया। अब जो वो जेवर था, यकीन वो तकरीबन कोई 10 तोले के करीब था, पुराने ज़माने का कोई 10 तोले के करीब जेवर था। अब उसने कहा जी 10 तोले जेवर का मामला है, मैंने तो नहीं माफ़ करना, तुम अपने दोस्त से बात करो, उसको फ़ोन करके पूछो, उससे रब्ता करो, पैगाम भिजवाओ, जो भी मर्जी करो। खैर वो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, उस दौर में फ़ोन शोन तो नहीं था। खैर उसने कहा, उसकी बीवी, दारी बात है, बीवियों में बड़ी ताकत होती है, वो मजबूर कर देती हैं, ठीक है, और शक शुबा डालने में औरतों का किरदार आपको पता ही है। उसने इतना फोर्स किया, इतना फोर्स किया, उसने कहा नहीं, तुम्हारे दोस्त के अलावा कोई आया ही नहीं हमारे घर में, और कोई आया ही नहीं हमारे घर में, और किसी को पता ही नहीं है, ये जो चोरी हुई है ये तुम्हारे दोस्त ने की। उसने इतना मजबूर कर दिया। खैर वो बड़ा परेशान हो गया। खैर जी, वो उसके लिए बड़ी परेशानी की बात थी कि मैं अपने दोस्त से, इसे हौसला करना बड़ा मुश्किल था कि मैं अपने दोस्त से कैसे कहूँगा कि तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही मेरी बीवी। उसने कहा यार मेरे लिए तो बड़ा मसला है। मैंने कहा, उसने बीवी ने कहा नहीं, जो मर्जी करो, तुम उससे पूछो, इल्ज़ाम ना लगाओ, तुम उससे कहो कि कहीं तुम्हें जेवर तो नहीं मिला था, उन्हें किसी तरीके से ना उससे पूछने की कोशिश करो। खैर उसने कहा मेरा तो हौसला नहीं बढ़ता, मेरा तो हौसला नहीं बढ़ता, तुम मेरे साथ चलो, हम उनके घर चलते हैं, वहाँ जाके किसी तरीके से बात कर लेंगे। खैर उसने बीवी को अपनी को साथ लिया, 2 बच्चे जो उनसे छोटे थे उनको भी साथ लिया, लेके तो अपने दोस्त के घर चला गया। वहाँ जाके तो वहाँ जाके तो उसने कहा जी कि हम आपसे मिलने आए। उन्होंने बड़ी आओ भगत की, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा वहाँ। फिर उन्होंने, क्योंकि बात तो अब जेवर की होनी थी एक्चुअली, जो वो करने गए थे, तो उन्होंने ना बातों बातों में कहा, इकट्ठे बैठे थे, दोनों की बीवियाँ भी बैठी थी, दोनों के बच्चे भी पास मौजूद थे, ठीक है ना, यानी कि बच्चे जो उनसे थे, एक तो बड़े बच्चे भी थे, एक तो छोटे बच्चे भी थे, दोनों की फैमिलीज मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि जी हम एक मसले की वजह से आपसे मिलने आए हैं। तो उसने कहा बताओ भाई क्या मसला है। तो जो यहाँ वाला फ्रेंड था उसने कहा कि जी ऐसे ऐसे आप हमारे पास 4-5 दिन रहे हैं, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली या हादसाती तौर पे उसी दौरान कहीं हमारा जेवर गुम हो गया है। तो 10 तोले मेरी वाइफ का जो सा जेवर कहीं गुम हो गया है। तो आप 4-5 दिन उधर रहे हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कहीं आपने देखा तो नहीं, या कहीं जेवर आपको नज़र तो नहीं आया। अब तरीके से उसने बात करनी थी ना, सीधा ये तो नहीं कह सकता था कि तुमने चोरी किया। अलबत्ता वो दोस्त बड़ा वीन वाला था, वो समझ गया कि इसको मुझ पे, यानी कि ना इसकी बीवी मुझे चोर समझ रही है। उसको सारी समझ आ गई बात की कि ये तो कि मुझे चोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या इनके दिल में ये है कि मैं चोर। वो बड़ा समझदार था। अब उसकी बीवी जो सी थी वो भी सारा बात सुन रही थी, वो भी हैरान हो गई कि हाँ मेरे शौहर के बारे में इस तरह की बात, तो बड़ा अजीम इंसान है, हमेशा मेहमानदारी, खिदमतदारी, हर तरह पॉजिटिव थिंकिंग वाला बंदा है, इसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है। खैर मगर वो, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी जो उनसे थे वो बड़े विजनरी थे और बड़े अक्ल वाले थे और बड़ी समझ वाले थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कितने तोले जेवर था आपका? उन्होंने कहा जी हमारा 10 तोले जेवर था। उसने कहा अच्छा, जो जिसके पास गए थे उसकी बीवी ने कहा जी मेरे पास जेवर जो सा है, सारा जितना भी मेरा जेवर है ना, मैंने एक ही जगह रखा हुआ है, तो मैं आपको ला के दे देती हूँ, उसमें पहचान ले अगर आपका कोई जेवर है, ठीक है। वो गई, उसने जाके अंदर से वो पूरा जो सा था बॉक्स जेवर वाला उठा के ले आई। अब उसमें कम से कम 50 तोले जेवर था। उसने सारा जेवर जो सा था वो सामने रख दिया। अब जैसे ही उसने सारा जेवर सामने रखा है, तो जो यहाँ वाली जो सी थी लड़का, उसकी बीवी, जो दोस्त था, उसने देखी, उसकी बीवी ने देखा कि उनमें से उनका जेवर नहीं था, वो डिज़ाइन ही डिफरेंट थे और वो जो उनसे आर्टिकल्स डिफरेंट थे, जबकि इनके आर्टिकल्स और थे। सपोज कि इनके आर्टिकल अगर चूड़ियाँ थी तो उनके आर्टिकल कांटे थे, अगर इनके आर्टिकल कांटे थे तो उनके आर्टिकल ग्लूबंद थे। इस तरह यानी कि ना डिफरेंट आर्टिकल्स थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो जेवर नहीं मिल रहा, खैर उनको बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा ये तो काम ख़राब हो गया, हमने तो, अब वो बड़ा मसला बन गया। खैर दोस्त की आंखों में आंसू आ गए, जिस जो अपनी बीवी के कहने पे गया। उसकी बीवी ने कहा नहीं, इनमें से मेरा जेवर कोई नहीं है, हमें गलत फहमी हुई है, हमें माफ़ी दे दें, हम वापस चलते हैं। वो ये कह के वापस आ गए। मगर ज़ाहिर बात है वापस आते हुए भी वो दोस्त जो सा था वो रोता रहा कि यार मैंने अपने दोस्त के बारे में शक भी किया उस पर। अब वो तो यही समझेगा कि मैंने उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था, मगर उन्होंने कितने अच्छे तरीके से डील किया कि उन्होंने सारा जेवर उनके सामने रख दिया। और उसने अपनी बीवी को डांटा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे दोस्त की नज़रों में तुमने मुझे गिरा दिया। अब मैं जो मर्जी करता रहूँ मगर वो मुझे इज्जत से उस नज़र से नहीं देखेगा जिस तरह उसको देखनी चाहिए, तो तुमने गलत किया, ठीक है। अब वो जब वापस आए तो उन्होंने कहा आज हम घर मिलकर सारे का सारा दोबारा घर छानेंगे, हो सकता है कि जेवर यहीं कहीं हो, हम ऐसे ही उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे। खैर उन सब ने मिलकर जी आपस में प्लान कर लिया। 2 बड़े बेटे थे,
ठीक है ना। छोटे बच्चे भी थे, उन्होंने मिल के चारों पांचों लोगों ने मिल के उन्होंने घर की एक तरफ से तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक एक उन्होंने अलमारी पीछे की, पेटी पीछे की, इसी तरह किचन सारा चेक किया, ड्राइंग रूम सारा चेक किया, स्टोर रूम सारा चेक किया। जब चेक किया तो क्या हुआ कि वो जो सा था ना, वो जो 10 तोले की घड़ी थी वो कहीं पेटी में रखते हुए कहीं स्लिप हुई हो तो वो पेटी के नीचे चली गई। अब जब देखा तो वहाँ गिरी पड़ी थी, उन्होंने उठा के जब देखी तो जेवर तो उसमें मौजूद था। अब ये जो लम्हा था, ये जो बात थी, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ बन गई। उन्होंने कहा यार जेवर तो हमारे घर में मौजूद था। हमने जेवर ढूंढने की बजाय इतने अजीम बंदे पे जाके इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की और उसने फिर भी इतने अच्छे से ट्रीट किया। ये बात देख के वो दोनों, अब उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो बड़े परेशान हो गए कि ये हमने क्या कर दिया, हमसे कौन सी गलती होगी। अब उनके दिल में ना चैन ना आए, वो कहें कि हम इसका अजाला क्या करें। बड़ा सोचा, बड़ा दिखा कि क्या करें, क्या करें, कि अजाला क्या करें। उन्होंने कहा यार कोई समझ नहीं आ रही, सारी ज़िंदगी की जो सी है ना वो गई दोस्ती। एक तरीके से कोई या कोई तो ऑप्शन हो कि जिससे हमारी दोस्ती दोबारा बहाल हो जाए, ये गलतफहमियां दूर हो जाएं और हम दूसरे की इज्जत कर सकें। खैर उसकी बीवी ने और उसने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारी जो 2 बेटों के बाद एक बेटी है जो उस वक्त मैट्रिक लेवल की होगी, यानी है तो छोटी जवान हो रही थी, उसने कहा क्यों ना हम अपनी बेटी का रिश्ता ले जाते हैं। इस तरह उनके दिल से हमारा, जब हम कहेंगे कि हम अपनी बेटी का रिश्ता लेके आए तो उसके दिल से निकल जाएगी सारी बात। तो वो समझेगा कि नहीं, ये हमारे दिल में, और उनके दिल से अगर वो हमारे लिए बुरा समझते हैं, जो उन्होंने हमें बस अगर दिल से निकाल दिया या वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं, हमसे ताल्लुक नहीं रखना चाहते तो इनकार कर देंगे। तो इससे हमें भी समझ आ जाएगी कि हमें इनकार हो गया, इसका मतलब है कि इनके दिल में अभी भी रंज है, क्लियर हो जाएगा। तो क्यों ना हम जाकर उनसे ना रिश्ते की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जी हम अपनी बेटी का रिश्ता लेके आए, आप अपने बेटे से हमारी बेटी का रिश्ता कर दें। खैर जी वो उन्होंने प्लान बनाया और मियाँ बीवी चले गए, दोबारा गए। उन्होंने कहा जी हम इंतहाई माजरत चाहते हैं, बहुत परेशानी के साथ हम इंतहाई माजरत चाहते हैं और आपसे तहे दिल से हम आपके यानी माजरत करते हैं ये कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि वो जेवर एक्चुअली घर में ही था, तो हम अच्छी तरह ढूंढ नहीं पाए। तो उस दौरान को ये विजिट करने आप आए थे तो इसलिए हमारा शक चला गया कि शायद आप साथ ले गए, मगर हमने गलत किया। हम खुदा को हाजिर नाज़र करते हैं कि हम आज उस गलती की माफ़ी मांगने आए और एक ऑप्शन लेके आए हैं जो जो सा पता, वो ऑप्शन का मकसद ये है कि हमारी दोस्ती कभी ख़त्म ना हो, हमारा ताल्लुक कभी ख़त्म ना हो। उसने कहा क्या ऑप्शन लेके आए। वो मियाँ बीवी भी बैठे थे, ये दोनों मियाँ बीवी बैठे थे और उन्होंने कहा जी ऑप्शन ये है कि हम आपसे आपके बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेके आए। इससे ये कि हमारा ताल्लुक भी कायम रह जाएगा और ये जो हमारे दिल में खलश सी पैदा हुई है, दूरी सी पैदा हुई है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो हम अपनी बेटी का रिश्ता जो सा है वो आपको देते हैं, तो ये हमारा ताल्लुक जो सा है हमेशा के लिए साथ रह जाएगा। उन्होंने दोनों मियाँ बीवी जो वहाँ वाले थे उन्होंने मशवरा किया। उन्होंने कहा ठहर जी हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम आपस में मशवरा करके फिर आपको बताते हैं कि हम आपकी बेटी का रिश्ता ले सकते हैं या नहीं ले सकते। वो दोनों गए, उन्होंने साइड पे जाके मशवरा किया, देखा, सोचा, वापस आके उन्होंने एक अजीबोगरीब ऑप्शन सामने रख दिया। उन्होंने कहा जी हम आपको माफ़ करते हैं मगर हम रिश्ता नहीं ले सकते। उन्होंने कहा नहीं, इसका मतलब कि आपने हमें माफ़ नहीं किया, यानी हम आप हमसे दोस्ती नहीं रखना चाहते, चलना नहीं चाहते, इसलिए आपने हमारा इनकार कर दिया रिश्ते का। तो इसका मतलब है कि हम ये समझेंगे कि आपके दिल में कोई खलश है। उन्होंने कहा नहीं खलश नहीं है, हम आपके लिए उससे भी बड़ा ऑप्शन लेके आए हैं। ये ऐसा कौन सा ऑप्शन? उसने कहा ऑप्शन है, ऑप्शन ये है। उसने कहा जी हम आपकी बेटी का रिश्ता नहीं ले रहे, हम आपको अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं। मैंने कहा क्या, ये आप क्या बात कर रहे हैं? उसने कहा जी, उस बंदे ने कहा कि मैं आपको अपनी बेटी का रिश्ता दे रहा हूँ। उसने कहा यार बड़ी मेहरबानी है अगर आप मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं, मगर इसमें हिकमत क्या है? उसने कहा हिकमत बड़ी प्यारी है, आप इसकी बात गौर से सुने। ये हिकमत ऐसी है कि ये हिकमत सुनने के बाद आप मुतमईन हो जाएंगे। उसने कहा मेरी बात सुनो, मेरी बेटी की तरबियत की है मेरी बीवी ने, और मेरी बीवी वो है कि जब आपने आके इल्ज़ाम लगाया कि 10 तोले जेवर गायब हो गया तो मेरी बीवी ने अपना 50 तोले जेवर आपके सामने रख दिया और कहा कि इसमें से जो आपका है आप उठा के ले जाएं। मेरी बीवी का ज़ेन और विजन ये है और यही उसने मेरी बेटी को दिया, ठीक है, यही उसने विजन मेरी बेटी को दिया है। इसलिए मेरी बेटी जो सी है बड़ी नॉलेज वाली है, बड़ी अक्लमंद लड़की है, ठीक है। ये अगर आपके घर जाएगी तो ये आने वाली नस्लों को इसी तरह का विजन दे के परवरिश करेगी, तो आपकी नस्ल बदल जाएगी। जबकि आपकी बीवी उस तरफ क्या है कि जब मैं उधर सिर्फ 2-4 दिन रह के आया, मुझे पता भी नहीं है कि आपके घर में जेवर है या नहीं है, मगर आपकी बीवी ने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपना सारा जेवर भी शो करूं, ठीक है, और यहाँ तक हालात आ गए। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बीवी ने भी तुम्हारी जो बेटी है उसकी ट्रेनिंग भी ऐसी की होगी। अगर तुम्हारी वाइफ एक 35 साल दोस्त के ऊपर शक करके उसको इतना यानी कि इस हाल पे ले आई है कि दोनों दोस्त एक दूसरे से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे, तो यकीनन इसने अपनी बेटी की तरबियत भी अपने जैसी ही की होगी। तो सोचो अगर मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर ले आया तो मेरा जो निज़ाम इस वक्त परफेक्ट जा रहा है, हर चीज़ ठीक जा रही है, वो तो सारी आगे ख़राब हो जाएगी, क्योंकि तरबियत माँ करती है। तो तुम्हारी बेटी की तरबियत तुम्हारी बीवी ने की है और उसकी तरबियत जो सी है उस पर असर डालेगी, और उसकी तरबियत आपने देख ही ली है कि माँ कैसी है तो बेटी कैसी होगी।
तो इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हारा खैर खा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी नस्ल बदले, तुम्हारी खानदान में भी कोई ऐसे विजन वाला आए जो आगे बच्चों के विजन को चेंज कर देगा। ये इतनी प्यारी बात थी, इतनी खूबसूरत बात थी कि उसने कहा जी मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट करता हूँ। जी बिल्कुल, मेरी नस्ल को बेहतर होने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी बीवी की विजन लिमिटेड था, इसलिए मेरे बच्चों का विजन भी लिमिटेड है। तुम्हारी बीवी का विजन जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा हिकमत वाली है, इसलिए तुम्हारी बेटी की हिकमत भी ज़्यादा होगी हमसे, इसलिए हमारे ख़ानदान को बदलने के लिए मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता कबूल करता हूँ। इस तरह उसने बेटी का रिश्ता कबूल कर लिया और दोनों में दोस्ती अमर हो गई और आगे नस्लें चली। सिर्फ कहने के बाद आज की कहानी का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि नस्लें बदलती हैं विजन से, खैर खाही से। जब कोई इंसान अच्छा होगा ना तो वो अपनी पूरी नस्ल को अच्छा कर देगा। अब औरत का किरदार सबसे बड़ा क्यों है? औरत का किरदार इसलिए है कि मर्द चले जाता है कमाने, पीछे से औरत बेटों की भी तरबियत कर रही होती है और बेटियों की भी तरबियत कर रही होती है। अब जिस तरह की औरत, अगर औरत जो सी है वो कमजर्फ है, इल्ज़ाम लगाने वाली है, कंजूस है, ठीक है, दूसरी बात है चुगली करने वाली है, हसद रखने वाली, तो वो तरबियत बच्चों में चली जाएगी। इसी तरह वो सोसाइटी में जाके हसद का कारोबार करेंगे, एक दूसरे को गिराएंगे, ठीक है। अगर औरत जो सी है वो अच्छी, सबसे ज्यादा मुआशरे पे अगर असर पड़ता है ना तो औरत के किरदार का असर पड़ता है, मर्द का इतना नहीं पड़ता। सोचें, अगर औरत लालची होगी ना तो उसके बच्चों की तबीयत उसके हाथों से हुई तो बेटे भी लालची बनेंगे, क्योंकि बेटे ने तो अपनी माँ को ही देखा ना। इसी तरह औरत जो बेटियां होगी वो भी लालची होगी। आपने देखा होगा कि अक्सर कहते हैं कि माँ वर्गी, कि ये माँ पे गई है। लोग कोई भी काम होता है ना जो उसकी माँ से रिलेशन रखता है तो फटाफट लोग मिसाल देते थे, नहीं यदि माँ भी ऐसी, इसकी माँ भी ऐसी थी, इसका बाप भी ऐसा था, ठीक है। बाप तरबियत कम करता है, माँ तरबियत ज़्यादा करती है, क्योंकि बाप सारा दिन बाहर रहता है, माँ सारा दिन घर में रहती है और वो बच्चों की तरबियत करती है। इसलिए आज की स्टोरी का मकसद ये है, ख़ास तौर पे मेरा औरतों के लिए पैगाम है कि अपने विजन को बेहतर कीजिए, जेलस की ज़िंदगी को छोड़िए, नफरत की ज़िंदगी को छोड़िए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखिए, ठीक है। अगर आप में एक दूसरे को बर्दाश्त करने का लेवल, अगर आपको कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही तो प्लीज़ उसको तरबियत करने की कोशिश कीजिए, उसको ट्रेन करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत को बर्दाश्त करें, मगर गलत को बेहतर करने के लिए आप काम तो कर सकते हैं ना, आप उसके ऊपर इनिशिएटिव तो ले सकते हैं ना। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बात गलत करके उस पर डटा रहे। अगर आपके पास सॉलिड एग्जांपल है कि ये गलत हो रहा है तो अगला बंदा मानने पे मजबूर हो जाएगा कि मैं वाकई गलत था। तो आज की स्टोरी जो सी है ये बहुत सारे ख़ानदानों के लिए, ख़ास तौर पे ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है या लोग रह रहे हैं जो अपने माएँ बच्चों की तरबियत कर रही है, उनकी स्टोरी, उनको ये स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिए। ये मेरी पहली स्टोरी है काम की बात के नाम से, आगे भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको अच्छी स्टोरीज जो सी हैं वो शेयर करता रहूँगा। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।